नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मॉक टेस्ट कराया जाता है। डियर फ्रेंड्स, जो सारे प्रश्न लिए जाते हैं आपके 41,500 तथा 49,568 वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों को लिए जाते हैं। डियर फ्रेंड, इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस तथा यूपीएसआई के प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी प्रश्नों को लिया जाता है और उनका रिवाइज किया जाता है तथा इसमें रोजगार विद अंकित भाटी बुक के भी प्रश्नों को लिया जाता है। तो सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए और मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, तैयारी आप कहीं से भी कीजिए। चलिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, यानी कौन है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं। ए ऑप्शन दिया गया मुलायम सिंह यादव, बी ऑप्शन मायावती, सी ऑप्शन अखिलेश यादव, डी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत। सर्वाधिक समय तक नहीं बल्कि पूछा गया सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और इसका आंसर्स बताना है दोस्तों। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका मायावती इज द करेक्ट आंसर। मायावती जो है वो 4 बार बन चुकी है, जबकि मुलायम सिंह यादव 3 बार बन चुके हैं। चलिए, अब हम कुछ पार्टियों की स्थापना वर्ष के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना होती है, यानी सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है जो उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद आपकी जो पार्टी आती है वो आपकी आती है बीएसपी। कौन सी पार्टी आती है? बीएसपी आती है, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1984 ईस्वी में होती है। इसके बाद आपकी आती है समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना होता है वो 1992 ईस्वी में होता है। आशा करता हूं इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आईएनसी की बात करें यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगर स्थापना की बात करें तो किसने किया था? तो ये आपके ठीक है एलन एक्टिव ह्यूम के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है। चलिए, अगला प्रश्न बिल्कुल स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है। इसका आंसर बताना है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? ए ऑप्शन दिया गया अशोक, बी ऑप्शन अजातशत्रु, सी ऑप्शन उदयन और डी ऑप्शन कालाशोक। सबसे पहले अगर हम मगध की बात करें मेरे दोस्त तो मगध पर कितने वंश ने शासन किया है? आप इसको याद करेंगे हसिन मासुका साथ। क्या याद करेंगे? हसिन मासुका साथ करके समझना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें जो मगध पर राज करता है उसका नाम होता है हर्यक वंश। सबसे पहला जो वंश होता है वो हर्यक वंश होता है। इसके बाद आपका शिशुनाग वंश होता है। शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश होता है और नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश होता है और मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश होता है। शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश होता है और कर्ण वंश के बाद आपका शातवाहन वंश होता है। अगर हम बात करें हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर नंद वंश की अगर शासक की बात करें कि स्थापना किसने की तो महापदानंद ने की। अगर बात करें नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद था। अगर बात करें मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को। कर्ण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो कुजुल कड़फिसस को माना जाता है। वहीं अगर शातवाहन वंश की बात करें तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा तो उदयन इज द करेक्ट आंसर। उदयन की बात करें तो अजातशत्रु के बाद उदयन बनता है और ये जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। हर्यक वंश को पित्तहंता के नाम से जाना जाता है और अजातशत्रु की बात करें तो इसका उपनाम कुड़िक भी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। पूछा गया कि किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लोह की यानी रक्त और लोह की नीति अपनाई गई थी? ये ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन महमूद गजनवी, डी ऑप्शन बलबन। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि किस तुर्की द्वारा
ठीक है, शासक के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका हो जाएगा बलबन इज द करेक्ट आंसर। बलबन की बात करें तो सजदा तथा पेबोस की भी जो प्रथा चलाया था वो किसने चलाया था? सजदा तथा पेबोस का जो प्रथा चलाया था ये किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। अगर बात करें कि नौरोज त्योहार जो होता है ये किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। तुर्कान ये चहलगानी यानी 40 सरदारों का जो गठन होता था जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसको बनाने का काम किया था इल्तुतमिश ने, और ध्वस्त करने का काम किसने किया? ग्यासुद्दीन बलबन ने किया। अगर बात करें बाजार प्रणाली सबसे अच्छी किसके शासनकाल में थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को महोदय श्री के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था? पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को महोदय श्री के नाम से प्राचीन काल में जाता था। बात करते हैं दोस्त, ये 18/6/2018 को उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आया हुआ है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं या तो किसी मुक टेस्ट से लिए गए हैं। चलिए आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके हैं। ए ऑप्शन प्रयागराज, बी ऑप्शन कन्नौज, सी ऑप्शन वाराणसी और डी ऑप्शन दिया गया है लखनऊ। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो अगर बात करें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज इज द करेक्ट आंसर। इसको पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में ये भी पूछा गया कि पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कन्नौज हो जाएगा। प्रयागराज को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को बात करें तो किसके नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बेहद जबरदस्त प्रश्न कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है कि जिसने भारत के अंदर क्या किया गया था, ठीक है, रेलवे का शुभारंभ किया था। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो। अगर लॉर्ड मिंटो की बात करें, जो मार्ले मिंटो सुधार आता है भारत के अंदर कब आता है? 1919 के आसपास आता है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो रेलवे चलाई गई थी, ट्रेन चलाई गई थी, वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहां से कहां के बीच में? तो पहली ट्रेन जो चली थी वो मुंबई तथा ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगर ट्रेन की लंबाई कितनी दूरी तक चली थी तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कितने किलोमीटर दोस्त? 34 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। वहीं लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कर्जन था। अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग ये भारत का पहला क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है और आपको आंसर्स बताना है कि इनमें से कौन सा झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में अवस्थित है। जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर्स बताना है। अगर बात करें तो उसी झील से आपकी गोमती नदी निकलती है। इतना मैंने हिंट दे दिया, उसी झील से आपकी गोमती नदी का उद्गम भी होता है। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके हैं। ऑप्शन बखीरा झील, सी बी ऑप्शन सुक्रताल झील और फुल्लर झील, भरुआ सागर झील। तो आंसर्स क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर्स आपका हो जाएगा फुल्लर झील इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें शुक्रताल कहां पर स्थित है मेरे दोस्त, तो शुक्रताल जो स्थित है आपका वो कहां पर स्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर के अंदर स्थित है। वहीं अगर बात करें कि बखीरा तो ये संत कबीर नगर के अंदर स्थित है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है दोस्त। चलिए दोस्त अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? ये ऑप्शन दिया गया असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन सबने आज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन व्यक्तिगत आंदोलन और डी ऑप्शन दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले गांधी जी के आंदोलनों की इन बात करें तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में चलाया गया। वहीं अगर बात करें सबने आज्ञा आंदोलन की तो 1930 में चलाया गया। वहीं अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की तो ये 9 अगस्त 1942 को चलाया गया। चलिए अगर चंपारण आंदोलन की बात करें जिसको हम सी से लिख दे रहे हैं, अच्छा लिख दे रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे 1917 में चलाया गया। खेड़ा की बात करें 1918 में चलाया गया। ठीक है,
तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था ये 9 अगस्त 1942 वाले आंदोलन में यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। अगर बात करें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो आपको बताना 1915 ईस्वी में आए थे। चलिए दोस्त आशा करता हूं इनसे टिक कर चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता? अगस्त में मनाया जाता, जून में मनाया जाता, मार्च में मनाया जाता या जनवरी के अंदर मनाया जाता है? आंसर्स बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है। सबसे पहले बात करूं कि यूपी में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, जबकि पंजाब में क्या मनाया जाता है? पंजाब में किसके रूप में मनाया जाता है? चलिए दोस्त बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है? खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। यानी यहाँ क्या मनाया जाता है? खिचड़ी। जब मकर संक्रांति होती है उस समय यूपी में क्या मनाया जाता है? खिचड़ी। अगर वही बात करें पंजाब में तो लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? लोहड़ी। ये क्या? पंजाब में। अगर वही बात करें मेरे दोस्त कि अहमदाबाद में क्या, तो पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है इस समय, यानी गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर पतंग महोत्सव। वहीं अगर हम बात करें कि तमिलनाडु के अंदर पोंगल के रूप में मनाया जाता है इस महोत्सव को, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर किसके रूप में मनाया जाता है? तो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तो हो जाएगा कि जनवरी के मंथ में मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? ए ऑप्शन केरल का, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। आशा करता हूँ आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो आंसर्स आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी केरला हो जाएगा। अगर बात करें केरल का एक और नृत्य होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कथकली के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कुचिपुड़ी हो जाएगा। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो हो जाएगा वो भारतनाट्यम हो जाएगा। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो रहा है, भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्त। एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त कराया जाएगा, बस पेन की दिक्कत है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्या? उड़ीसी लोक नृत्य मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, स्पीड को थोड़ा करते हैं फास्ट। इनमें से कौन सा महोत्सव झारखंड के अंदर मनाया जाता है? जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। सरहुल महोत्सव, हारमिल महोत्सव, ताज महोत्सव या इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो सरहुल इज द करेक्ट आंसर। अगर हार्नबिल की बात करें नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, जबकि ताज महोत्सव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी मंथ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? आप सबसे पहले कहेंगे 1942 ईस्वी में। ठीक है, किस संविधान संशोधन के जरिए? बेलशामय संविधान संशोधन। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति इज द करेक्ट आंसर। अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। वहीं के कस्तूरी रंगन समिति की बात करें तो नई शिक्षा नीति से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? दाब, द्रव्यमान, ऊर्जा या विस्थापन। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है दोस्त। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी सदिश राशि है? आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो विस्थापन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। 1 से 2 प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जो कि टॉप लेवल के थोड़ा सा रहेंगे आपकी परीक्षा में। आशा करता हूं इसका आंसर करना है। कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन या गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन, या डी ऑप्शन दिया गया कैबिनेट मिशन का आगमन। अगर सबसे लास्ट की बात करें तो आपका सबसे लास्ट में 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। अगर बात करें तो इनका 1943 में होता है। ये दोनों घटनाएं आपकी क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में आता है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को चलाया जाता है।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्रिप्स मिशन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले आपका क्रिप्स मिशन आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है दोस्त। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बताना है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन दिया गया JB कृपलानी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी ऑप्शन राजगोपालाचारी। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये कांग्रेस के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे? युवा अध्यक्ष थे। अगर बात करें कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी पहली वोमेन अध्यक्ष यानी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर पूछे कि पहली भारतीय यानी इंडियन वोमेन अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू थी। कब? 1925 ईस्वी में बनी है सरोजनी नायडू। चलिए, कोलकाता अधिवेशन में। अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि पहले अध्यक्ष की हिंदू अध्यक्ष की तो बैमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। वहीं अगर फारसी अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? JB कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। अगर झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? JB कृपलानी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजात सर्वाधिक निवास करती है गोरखपुर तथा तराई के क्षेत्रों में। बुक्शा जनजात, थारू जनजात, महीगर जनजात या खरवार जनजात। सबसे पहले अगर बुक्शा की बात करें तो बिजनौर के क्षेत्रों में पाई जाती है। बुक्शा बिजनौर के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा थारू जनजात। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में जनजात निवास करती है वो थारू ही होती है। अगर महीगिर की बात करें तो महीगिर भी बिजनौर के क्षेत्रों में पाई जाती है। और खरवार जनजात की बात करें तो सोनभद्र के क्षेत्र में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न कि इनमें से कौन सा वियतनाम का मुद्रा है। इनमें से कौन सा वियतनाम का मुद्रा है। ए ऑप्शन दिया गया डॉग, बी ऑप्शन दिया गया ख्यात, सी ऑप्शन दिया गया गुलटुम और डी ऑप्शन दिया गया वन। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा वियतनाम का मुद्रा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉग इज द करेक्ट आंसर। अगर ख्यात की बात करें तो म्यांमार का मुद्रा हो जाएगा, गुलटुम की बात करें तो भूटान का, और वान की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया का मुद्रा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है कि इनमें से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, पश्चिम चंपारण बिहार में या रणथंभौर राजस्थान में। आंसर्स आपको करना है, इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो पश्चिमी चंपारण बिहार इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है दोस्त, इसका आंसर्स बताना है। चलिए, इसका आंसर्स बताना कि भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य 2022 तक रखा गया था वह बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया गया है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक या 2030 तक। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो 2024 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है करंट अफेयर से। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। यानी वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहां पर पहली बार की गई? कर्नाटक के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर या केरला के अंदर। आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। सबसे पहले आपको बताना कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आपका लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिल्ली यमुना हो जाएगा। और लखनऊ की बात करें तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। अगर कानपुर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे आपका बसा है। तो आशा करता हूं हैदराबाद क्लियर हो चुका होगा। मूसी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ सर्वाधिक उत्पादित होता है। यानी रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिया गया है, आंसर्स बताना है दोस्त। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो सबसे अधिक शिक्षित जो राज्य है जिसका नाम केरल, यानी केरल हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर कुंभ मेला महोत्सव नहीं मनाया जाता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि कुंभ मेला महोत्सव कहां पर नहीं लगता। ये ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, बी ऑप्शन नासिक, सी ऑप्शन हरिद्वार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। टोटल 4 जगहों पर लगता है दोस्त, 3 आपके लिखे हुए हैं और एक आंसर आपका क्या हो जाएगा उज्जैन, यानी उज्जैन के अंदर भी लगता है, यानी 4 जगहों पर आपका कुंभ मेला लगता है दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आंसर्स बताना कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। जबकि आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें 1916 ईस्वी में, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पर कितनी ट्रेनें चलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार कितनी ट्रेनें चलती हैं। सेम हूबहू ऐसे ही प्रश्न आया था आपके, ठीक है, 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में। 2 ट्रेनें, 3 ट्रेनें, 4 ट्रेनें या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 2 ट्रेनें चलती हैं, एक का नाम समझौता एक्सप्रेस और एक का नाम होता है थार एक्सप्रेस। अगर बात करें दोस्त कि आपका बांग्लादेश और भारत के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं, तो 3 ट्रेनें चलती हैं, बंधन ट्रेन, मैत्री ट्रेन और मैताली ट्रेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न जबरदस्त प्रश्न कि भारत की सीमा, ठीक है, किस देश से सबसे कम लगती है। तो हो जाएगा अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर, यानी 106 किलोमीटर लगती है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो बांग्लादेश से लगती है, कितनी लगती है, तो 40-96 किलोमीटर लगती है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली रात्रि मूक टेस्ट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।